हाईवे इंजीनियरिंग। अब हम हाईवे इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सड़क निर्माण में प्रयोग की जाने वाली मृदा के विभिन्न गुणों का लैब में परीक्षण। जो सॉइल हम लोग यूज़ करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से, उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं। कोहेसन के लिए, इंटरनल फ्रिक्शन के लिए, कंप्रेसिबिलिटी के लिए, कंसोलिडेशन के लिए, कंपैक्शन के लिए, परमेबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड शियर रेजिस्टेंस। इसके बगल में हिंदी भी लिखी हुई है, ठीक। तो जिन्हें हिंदी चाहिए वो बगल में हिंदी देख सकते हैं। तो सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त मृदा। अब सड़क के कंस्ट्रक्शन के लिए जो सॉइल का मिक्सचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सैंड 60 to 80%, क्ले 10 to 20%, सिल्ट 5 to 10%। 10%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्ले में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, उनमें स्वेलिंग और श्रिंकेज का क्वालिटी एक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल्स जो होती है अनस्टेबल हो सकती है। इसलिए हमें प्रोपोर्शन पे ध्यान देना है। आगे बात करते हैं रोड मटेरियल्स। रोड मटेरियल्स में बात करते हैं तो पहले हमने लिस्ट देखी थी रोड मटेरियल्स की, ठीक। अब हम लोग थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं उसके। तो मोरम क्या, ग्रेन सिलिशियस मैटर होता है, डार्क ब्राउन और रेड कलर का होता है, दानेदार सिलिशियस पदार्थ होता है। यह गहरे भूरे तथा लाल रंग का होता है, साइज में लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। जो ग्रेनाइट, ट्रैप और लेटेराइट बेसाल्ट के पत्थरों के विघटन से प्राप्त होता है। मूरम लेटेराइट पत्थर की खदानों से एकत्रित की जाती है, जो कि पाउडर फॉर्म में होती है, और ये नॉन प्लास्टिक होती है। और यह अधः स्तर को सुधारने में सबग्रेड, अधः स्तर मतलब सबग्रेड के लिए, सबग्रेड। मोरम इज यूज टू प्लिंथ में, फुटिंग पिट में यूज़ होती है, रोड पेवमेंट्स में यूज़ होता है, ठीक। मोरम का यूज़ होता है। मोरम की CBR वैल्यू 18.9% होती है, जो कि सब बेस में यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि हमें CBR वैल्यू 20 to 30%, 20 से ऊपर होना चाहिए, 20% से, इसलिए सब बेस में हमें यूज़ नहीं करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं ग्रेवेल साइज। ग्रेवेल की साइज़ जो होती है, हम लोग जानते हैं ग्रेवेल की साइज़ 4.75 mm से ग्रेटर होती है और लेस देन 80 mm, ये साइज़ ग्रेवेल की होती है। तो फाइन ग्रेवेल, मीडियम ग्रेवेल, कोर्स ग्रेवेल, ये सब टाइप्स होते हैं ग्रेवेल के। ग्रेवेल हमेशा ये कोहेसनलेस होता है, ये तो हम जानते हैं। ये हमेशा मृतिका यानी क्ले के मिक्सचर, क्ले को मिला के यूज़ की जाती है। अब आगे बात करते हैं कंकड़। कंकड़ क्या होता है? अशुद्ध चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, अशुद्ध चूना कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसकी साइज होती है कंकड़ की 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होते हैं। और इसमें कंकड़ जो होता है 30% इसमें क्ले होता है। कंकड़ में 30% क्ले की मात्रा होती है, क्ले की मात्रा होती है। और ये हमेशा ऊसर या बंजर जमीन, कंकड़ हमेशा ऊसर या बंजर जमीन पे पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं बोल्डर्स की। बोल्डर्स एंड स्टोन ब्लास्ट। बोल्डर्स हम लोग जानते हैं, बोल्डर की साइज क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 80 mm, ग्रेटर देन 80 mm। स्टोन ब्लास्ट जानते हैं कि स्टोन ब्लास्ट जो होते हैं, स्टोन्स को ब्रेक करके जो एग्रीगेट हमें मिलते हैं, उसी को स्टोन ब्लास्ट कहते हैं हम लोग, ठीक। तो बोल्डर्स सड़क कार्यों के लिए ग्रेनाइट, नीज, बेसाल्ट, ट्रैप, चूना पत्थर, सैंड स्टोन, लेटराइट आदि पत्थर प्रयोग किए जाते हैं। यह पत्थर इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स से निकाले जाते हैं। सड़कों के सॉइलिंग कोट के लिए 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, वियरिंग कोट के लिए 35 mm से 50 mm, सरफेस कोट के लिए 6 mm से 12 mm के साइज़ के बोल्डर्स यूज़ किए जाते हैं। ये एग्रीगेट में आते हैं, और ये सब आपका सॉइलिंग कोट के लिए जो होता है बोल्डर्स में आते हैं। सॉइलिंग कोट क्या होती है? सॉइलिंग कोट जो अपना होता है, जो उसके पर्पज से दी जाती है, सॉइलिंग कोट इस रेस्ट करने के लिए अपर सरफेस को
इलास्टिसिटी के पर्पस, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के पर्पस से दी जाती है। अकाउंट ऑन लोड टू, जो लोड आ रहा है उसको बियर करने के पर्पस से दी जाती है, सॉइलिंग कोट दी जाती है। सॉइलिंग कोट के लिए, सॉइलिंग कोट की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो पर्पज ऑफ सॉइलिंग इज टू रेस्ट द अपर क्रस्ट ऑफ रोड टू विद स्टैंड द इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑन अकाउंट ऑफ लोड टू कम। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को बियर करने के लिए सॉइलिंग कोट दी जाती है। वियरिंग कोट को सरफेस कोर्स भी कहते हैं, ठीक, जो कि अपर वाला होता है, अपर पोर्शन होता है, अब सबसे अपर पार्ट होता है, सरफेस कोर भी कहते हैं वियरिंग कोट। और इसकी साइज 35 mm से 50 mm होती है। सरफेस कोट 6 mm से 12 mm होती है। अब आगे बात करते हैं बाइंडर मटेरियल के बारे में, जो अभी तक तो एग्रीगेट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, अब हम लोग बाइंडर मटेरियल के बारे में बात करेंगे। तो बाइंडर मटेरियल में पहला है बिटुमिन। तो बिटुमिन ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सी बाइंडर मटेरियल है जो आजकल हम लोग जो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है और सुनते आए हैं हम लोग। जहाँ भी मतलब रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ बिटुमिन देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये क्रूड ऑयल यानी कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन शब्द जो सड़क निर्माण तथा छतों के प्रलेपन कार्य में उपयोग में लाया जाता है। छतों के प्रलेपन कार्य का मतलब कि ये मेनली उसके वाटर प्रूफिंग के पर्पस से प्रोवाइड किया जाता है। वाटर प्रूफिंग, और रोड में ये वाटर प्रूफिंग प्लस बाइंडर के पर्पस से प्रोवाइड किया जाता है, जो मटेरियल को बाइंड करके रखता है। बिटुमिन कच्चे पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हिंदी में बोलते हैं भंजक आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन से प्राप्त होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन धरती के अंदर प्राकृतिक तरीके से होती है, तो इसे प्राकृतिक एस्फॉल्ट कहते हैं। और जब इसे रिफाइनरीज में कम समय में किया जाता है, रिफाइनरीज में भी किया जाता है, तो इसे हम लोग पेट्रोलियम एस्फॉल्ट या बिटुमिन कहते हैं। बिटुमिन को डामर भी कहते हैं। बिटुमिन इज अ बाइंडर मटेरियल। सड़कों के ऊपरी कोट या पृष्ठ प्रलेपन में, सरफेस कोट में या फिर ऊपर जो सरफेस कोट के ऊपर होता है, पृष्ठ प्रलेपन जो जिस पे हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उसके, उसमें गाड़ियाँ चलती हैं हमारी जिस पे, जो टायर के कांटेक्ट में आती हैं, प्रलेपन में गिट्टी को बांधे रखने का कार्य करती है। बिटुमिन डार्क ब्राउन कलर का सॉलिड होता है अथवा सेमी सॉलिड, और यह हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है कार्बन, जिसमें कार्बन की परसेंटेज 85%, हाइड्रोजन की परसेंट 12%, हाइड्रोजन की मात्रा 12% और ऑक्सीजन 3% होता है। और ये पेनिट्रेशन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है, पेनिट्रेशन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है बिटुमिन का ग्रेड। ये जो हमने लिखा है ये ग्रेड है, S35, S65, S90, S120, ये अलग अलग प्लेस पे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। S35 जो सर्द इलाके होते हैं या फिर जहाँ मौसम ठंडा होता है वहाँ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और S65 जो होता है जनरल पर्पस से, जहाँ मौसम जनरली आप कह सकते हो नॉर्मल रहता है, वहाँ यूज़ करते हैं। एस्फॉल्ट क्या होता है? और बात करते हैं जो बिटुमिन होता है C2S, कार्बन डाइसल्फाइड में ये घुलनशील होता है और ये वाटर और एसिड बेस वाटर एंड एसिड रेजिस्टेंट होता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं एस्फॉल्ट के। एस्फॉल्ट खनिज पेट्रोलियम का प्राकृतिक द्वारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने पर जो अवशिष्ट के रूप, मतलब जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है आपका, उसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो जो अवशिष्ट यानी रेसिड्यू जो बचता है उसे एस्फॉल्ट कहते हैं, उसे आप एस्फॉल्ट कर देते हैं। और नेचुरली एस्फॉल्ट में जैसे सिलिका मेटल, एल्यूमिनिया, ये सब मिले होते हैं, लाइम आदि मिले होते हैं। एस्फॉल्ट मोटे तौर पर बिटुमिन का ही दूसरा रूप है। एस्फॉल्ट ब्लैक ब्राउन रंग का अज्वलनशील पदार्थ, अज्वलनशील। प्राप्ति के आधार पर एस्फॉल्ट निम्न दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला रॉक एस्फॉल्ट, जिसमें 80 to 90% सैंडस्टोन होता है और लाइम स्टोन, एंड जो बचा हुआ पार्ट है उसमें 20% बिटुमिन होता है। दूसरा सेकेंड पार्ट है लैक एस्फॉल्ट। लैक एस्फॉल्ट 40 to 70% बिटुमिन एंड रिमेनिंग पार्ट जो बचा है
वो क्ले, सैंडस्टोन, क्ले, लाइमस्टोन एंड वाटर मिक्सचर होता है। तो लैक एस्फाल्ट इसे ये पता चलता है कि ये वाटर में जो लैक एस्फाल्ट है ये इसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये जहाँ पे वाटर रीजन से निकाला जाता है वहाँ पे पानी की भी मात्रा होती है, ठीक है, जिसमें आप क्ले और आपका लाइम रहेगा और सैंड रहेगा और वाटर भी रहेगा। तो अब आगे बात करते हैं कोल टार की। आगे बात कर लेते हैं कोल टार के बारे में। कोल टार, यह कोल टार नाम से ही स्पष्ट है, कोल प्लस टार, यानी कोयले का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल आप डिस्टिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कोल टार मिलेगा, ठीक। कोल टार गहरे काले रंग का चिपचिपा पदार्थ है। इसमें 72 to 92% बिटुमिन होता है, बिटुमिन के तत्व होते हैं। यह भारत में कोल टार अपने इंडिया में बिटुमिन से सस्ता मिलता है और कोल टार को साफ शुद्ध करके किया जाता है और ये कैटेगराइज किया गया है, जैसे RT1, RT2 कोल टार की कैटेगरी है ये, RT3, RT4 और RT5, ये सब कोल टार के टाइप हैं। अब आगे बात करते हैं कटबैक की। कटबैक क्या होता है? तेल शोधन कारखानों में डिस्टिलेशन करते समय उड़नशील द्रव जो बाहर निकलते हैं, तो जो तेल अपना जहाँ पे डिस्टिलेशन तेल कारखानों में अपन जो डिस्टिलेशन करते हैं तो वो जो मटेरियल्स वाष्प के थ्रू बाहर निकलते हैं उसे कट कहते हैं और बाद में इसे उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कटबैक कहते हैं। यह एक तरल बंधक पदार्थ होता है। कटबैक में 80% बिटुमिन टार तथा 20% सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट में जैसे गैसोलीन, बेंजीन या केरोसिन होता है। कटबैक का इस्तेमाल छोटे तथा अथवा मरम्मत आदि कार्यों में जहां बिटुमिन गर्म करने का साधन न हो किया जाता है। यह पृष्ठ प्रलेपन, बिटुमिन मैकेडम तथा मृदा स्थिरीकरण के काम में आता है। अब बात करते हैं इमल्सन की। इमल्सन की बात कर लेते हैं थोड़ा। इमल्सन की बात कर लेते हैं। इमल्सन, जैसे आप इमल्सन की अगर मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो ऑयल प्लस वाटर। आप कहोगे ये कैसे? तो ऑयल कभी वाटर में घुलेगा ही नहीं, तो यही इमल्सन है। तो दो ऐसे मैटर जो आपस में मिक्स न करें वही उनका इमल्सन कहलाता है, जो आपस में मिक्स न करें। तो अब देखते हैं थोड़ा सा। बिटुमिन तथा कोल टार के इमल्सन बिटुमिन तथा कोल टार के इमल्सन बनाए जाते हैं। बिटुमिन का इमल्सन बनाने के लिए इनके छोटे छोटे कणों 2 माइक्रोन को पानी में मिलाया जाता है और इमल्सिफाई एजेंट के रूप में साबुन या अन्य पदार्थ मिला दिया जाता है। बिटुमिन इमल्सन में लगभग 60% बिटुमिन, 1% तथा इमल्सनीकरण एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है तथा शेष पानी आदि होता है। एस्फाल्ट इमल्सन भी इसी प्रकार बनाया जाता है। इमल्सन का सबसे बड़ा लाभ यह है, इसे साधारण तापक्रम पर तथा सभी मौसम में प्रयोग किया जा सकता है। इसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो इमल्सन अभी मैंने बताया कि ऐसे दो मिश्रण जो एक दूसरे से घुलनशील न हो
वो इमल्सन कराते हैं उनका मिक्सर, जैसे ऑयल प्लस वाटर, वैसे ही बिटुमिन और प्लस कोल टार का आप इमल्सन बना सकते, बिटुमिन अथवा कोल टार का इमल्सन बना सकते हो। ठीक, और ये अभी हमने बात इसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो अब नेक्स्ट ये हमारा मटेरियल हो गया, मटेरियल का पार्ट हो गया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।